नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं पूरा एक बार फिर से आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में बेसिकली यह वीडियो नहीं बल्कि यह एक ऑडियो फॉर्मेट होगा जिसमें कि 38वीं बीपीएससी बिहार संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा जो कि 1992 में आयोजित हुई थी, तो इस परीक्षा में जितने भी प्रश्न पूछे गए थे वो सभी प्रश्न यहाँ पर मैं बताऊँगा। यहाँ पर मैं उन सभी प्रश्नों को छोड़ूंगा जो कि करंट अफेयर्स के प्रश्न थे। तो 1992 में ये परीक्षा आयोजित हुई थी, तो करंट अफेयर्स पढ़ना यहाँ पे बेवकूफ़ी होगी। तो करंट अफेयर्स को छोड़ते हुए जो भी प्रश्न यहाँ पे बनेंगे वो सभी प्रश्न मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा। आप इस पूरे ऑडियो को ध्यानपूर्वक सुनिए, इसे डाउनलोड करके यूट्यूब पे रख लीजिए। जब भी आपको समय लगे हेडफोन लगा के आप इसे सुनते रहिएगा। किसी भी परीक्षा को देने से पहले अगर उस परीक्षा का प्रारूप को आपको समझना है तो उस परीक्षा के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उसे देखना काफ़ी अनिवार्य हो जाता है। तो इसी दृष्टिकोण से ये सीरीज को स्टार्ट किया गया है। मैं संभवतः प्रयास करूँगा कि अभी तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं सभी का ऑडियो फॉर्मेट आपको जल्द से जल्द यानी कि एग्ज़ाम से पहले ये आपको दिया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। हम यहाँ पे बात करेंगे पहले प्रश्न पे। तो पहले प्रश्न यहाँ पे पहला प्रश्न है, पूर्व सोवियत संघ का कौन सा पहला गणराज्य था जिसने अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा एस्टोनिया। पूर्व सोवियत संघ का गणराज्य एस्टोनिया जिसने अपने आप को सबसे पहले स्वतंत्र घोषित किया था, इस बात का आप ध्यान रखिए। और उसके बाद दूसरा प्रश्न होगा, 1992 के प्रारंभ में स्विट्जरलैंड का डावोस किस लिए खबरों में था? 1992 के प्रारंभ में स्विट्जरलैंड का डावोस विश्व आर्थिक मंच की मेजबानी के लिए खबरों में था। नेक्स्ट प्रश्न है, दक्षेस यानी कि सार्क आंदोलन शुरू करने का उद्देश्य क्या था? ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा दक्षेस यानी कि सार्क आंदोलन शुरू करने का उद्देश्य जो था ये था क्षेत्रीय सहयोग करना। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा क्षेत्रीय सहयोग। उसके बाद हम बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर हमारा, मदर टेरेसा के द्वारा स्थापित संघ क्या कहलाता है? ये प्रश्न अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार यह प्रश्न पूछा गया है। तो मदर टेरेसा द्वारा स्थापित संघ कहलाता है मिशनरीज ऑफ चैरिटी। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। जो भी प्रश्न आपको नहीं आएगा आप उसे नोट करते जाइएगा और मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि आप इसे YouTube पे ही डाउनलोड करने का एक ऑप्शन आता है, आप उसे डाउनलोड करके रख लीजिए। जब भी आपको समय लगे, जब भी आपको समय मिले आप इसे ज़रूर सुनिएगा। ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे आने वाले समय में बीपीएससी एग्जाम जो आयोजित होने वाली है। और अगर आपको इस वीडियो से हेल्प मिले तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा और ये मुझे जरूर बताइएगा कि सर इसका नेक्स्ट पार्ट भी यानी कि 39वीं बीपीएससी बिहार संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का भी ऑडियो फॉर्मेट लेकर आइए, तो मैं इस पर आगे भी काम करूँगा। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, पंचशील की मुख्य विशेषता क्या है? देखिए, पंचशील जो है ये पंडित जवाहरलाल नेहरू और चीन के प्रधानमंत्री चाउ एन लाई के साथ मिलकर 1954 में पंचशील सिद्धांत की घोषणा किया गया था। तो यहाँ पे प्रश्न आपसे पूछा गया था पंचशील की मुख्य विशेषता क्या है? तो पंचशील की जो मुख्य विशेषता थी वो देशों के मध्य यानी कि दोनों देशों के मध्य मित्रता और शांतिपूर्ण अस्तित्व पे मतलब कि एक संबंध बनाना, ये इसका मुख्य उद्देश्य था। और यहाँ पे आपको मैंने बताया कि पंडित जवाहरलाल नेहरू उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे और उसके बाद चीन के जो प्रधानमंत्री थे ये थे चाउ एन लाई। दोनों के बीच ये 1954 में समझौता हुआ था। और फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, बछेंद्री पाल निम्न में से एक सुपरिचित नाम है? आप सभी को पता है कि बछेंद्री पाल जो ये नाम है ये पर्वतारोहण से संबंधित है। कुमारी बछेंद्री पाल माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला है। और कई बार पूछा गया है कि दूसरी भारतीय महिला कौन है जिसने हिमालय पर्वत की चढ़ाई की थी। अगर आपको पता है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर कीजिएगा कि दूसरी महिला कौन थी जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली दूसरी भारतीय महिला बनी। तो ये भी प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है, इसका अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अब उसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। हम यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न, ये प्रश्न है कि भारत ने 1991 को घोषित किया है। ये भी प्रश्न एक्चुअली में करंट अफेयर्स का प्रश्न था, तो इसे मैं छांट रहा हूँ। हालांकि इसका प्रश्न का जो आंसर होगा ये होगा भारत की यात्रा वर्ष यानी कि 18 का जो यहाँ पे राइट आंसर होगा ये हो जाएगा 20 नंबर। तो इसे छोड़िए, ये करंट अफेयर्स का प्रश्न था। उसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो ये प्रश्न कई बार बीपीएससी एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इसे हम समझने हैं। सभी ऑप्शन को यहाँ पे हम ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं, उसके बाद आप लोग बताइएगा कि इसमें से कौन सा यहाँ पर राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर अगर हम ऑप्शन की बात करें तो एक एक करके देखते हैं सभी ऑप्शन को। इसमें पहला ऑप्शन है, इसकी योग्यता प्राप्त करने के लिए प्रत्याशी की आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। ये कथन बिल्कुल यहाँ पे सत्य है। और बी नंबर पर ऑप्शन है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। ये भी कथन यहाँ पे सत्य है। हमसे प्रश्न में पूछा गया था कि उपराष्ट्रपति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है, उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है।
ये जो है ऑप्शन ये यहाँ पे गलत है। और उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति एस राधा कृष्णन थे, ये भी ऑप्शन यहाँ पे सत्य है। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर जो होगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति नहीं करता है। ये यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे असत्य है। चलिए उसके बाद हम नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। अगर कोई वित्त विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत हो जाए तो राज्यसभा इसे अधिक से अधिक कितने दिनों तक रोक सकती है? ये प्रश्न है, 22 नंबर प्रश्न है, ये पूछा गया था। देखिए हालांकि उस समय जब मतलब कि ये 38वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा जो हुई थी उस समय ऑप्शन नंबर ई नहीं होता था, यानी कि 4 ऑप्शन के साथ ही पूछा जाता था। और सबसे बड़ी बात ये भी थी कि केवल 100 प्रश्न ही उस समय पूछे जाते थे और इसमें मैथ के प्रश्न इंक्लूड नहीं होते थे। ये भी बात आपको ध्यान रखना है। उस समय करंट अफेयर्स की संख्या कम होती थी, लेकिन अभी वर्तमान समय में करंट अफेयर्स लगभग 30 पूछे जाते हैं। 150 में से लगभग आपके 30 से ज़्यादा प्रश्न आपके करंट अफेयर्स के होंगे। तो करंट अफेयर्स पे आपकी बहुत अच्छी पकड़ होना काफ़ी आवश्यक है। करंट अफेयर्स का मासिक जो PDF आता है वो हमारे चैनल पर आपको मिलेगा। अगर आप बीपीएससी एग्जाम में शामिल होना चाहते हैं और घर बैठे रह के बीपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए बहुत दिनों से, यानी कि 2 महीनों से यहाँ पर इस चैनल के माध्यम से लगभग 2 या उससे अधिक से समय से यहाँ पे 2 महीने से अधिक समय से बीपीएससी एग्जाम के लिए, यानी कि 66वीं बीपीएससी प्री एग्जाम के लिए मॉक टेस्ट का आयोजन किया जा रहा था और ये अभी निरंतर है, चल रहा है। अगर आप इसे ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तमाम जानकारियाँ दी गई है, आप वहाँ पर जाइए और इसे ज्वाइन कीजिए। और साथ ही यहाँ पे मॉक टेस्ट तो आपको मिलेगा ही और इसके अलावा आपको 1 वर्ष का करंट अफेयर्स भी मिलेगा। तो करंट अफेयर्स का काफ़ी अहम रोल होता है। ये करंट अफेयर्स आपको बीपीएससी एग्जाम में सफलता दिलाने में काफ़ी सहयोग करेगा, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। चलिए हम सीधे अगले प्रश्न में चलते हैं। हम अगला प्रश्न देखेंगे कि भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है किसके द्वारा? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा, भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है या तो लोकसभा या फिर राज्यसभा के द्वारा, या तो लोकसभा या फिर राज्यसभा में। तो यहाँ पर राइट जो आंसर होगा ये हो जाएगा या तो लोकसभा या फिर राज्यसभा में लाया जा सकता है। अब उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से कौन एक से अधिक राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश के लिए है? ऑप्शन है हमारा इलाहाबाद, दिल्ली, गुवाहाटी और महाराष्ट्र। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा, कौन सा उच्च न्यायालय एक से अधिक राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश के लिए है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा गुवाहाटी। यहाँ पे बात आई है उच्च न्यायालय की, तो बिहार करंट अफेयर से एक प्रश्न सुन लीजिए आप। जो बिहार उच्च न्यायालय से संबंधित ये प्रश्न है कि वह कौन ऐसा भारत का पहला उच्च न्यायालय बना जिन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मतलब कि केस की सुनवाई किया? तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा पटना उच्च न्यायालय। ये बात आप ध्यान रखिएगा। बिहार करंट अफेयर्स पे भी काम चल रहा है। आगामी इसी सप्ताह आप बोल सकते हैं कि मतलब 5 से 7 दिन के भीतर आपको करंट अफेयर्स, बिहार करंट अफेयर्स जो स्पेशल होगा ये आपको दिया जाएगा। तो आगे हम बढ़ते हैं और उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न। अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को कहाँ सौंपा जाता है या फिर सौंपा जा सकता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय को ये विवाद सौंपा जाता है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, यहाँ पे ऑप्शन बताने की जरूरत नहीं है, बल्कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय को ये सौंपा जाता है। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा दिया गया था। इसे ध्यान रखिएगा, लाल बहादुर शास्त्री इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब उसके बाद अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को क्या अधिकार नहीं देता है? तो निम्न में से ऑप्शन जो दिए गए हैं मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। तो पहला ऑप्शन है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति का। आप एक बार प्रश्न को दोबारा पढ़ लीजिए कि भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है। ऑप्शन है प्रधानमंत्री की नियुक्ति का, राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का, रक्षा बलों के सर्वोच्च कमांडर होने का, या फिर देश के किसी भाग में आपातकालीन स्थिति लागू करने का। तो यहाँ पर इन चारों में से एक ही ऑप्शन गलत है, यह है राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का। किसी भी राज्य में जो मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है या राष्ट्रपति के प्रतिनिधि यानी कि राज्यपाल के द्वारा इसकी नियुक्ति किया जाता है। तो ये ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा कि किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नहीं बल्कि राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। अब उसके बाद अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक कब लाया गया था? तो ये 1951 में लाया गया था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद हम बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे, सिक्किम भारत का राज्य कब बनाया गया था? किस संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम को भारत का राज्य बनाया गया था? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा 36वें संविधान संशोधन के अंतर्गत सिक्किम को भारत का एक राज्य बनाया गया था। इसके बारे में कुछ जानकारी है, आप उसे अच्छी तरह से समझ लीजिए। जब 35वां संविधान संशोधन हुआ था 1974 में, तो सिक्किम को उस समय सह राज्य बनाया गया था।
जबकि एक वर्ष बाद जब 1975 में 36वां संविधान संशोधन हुआ तब इसे सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। ये प्रश्न कई बार रिपीट हुआ बीपीएससी में, तो ये भी बात आप ध्यान रखिएगा। अब उसके बाद हम बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। भारत में पंचायती राज की अनुशंसा के लिए बनी समिति के अध्यक्ष कौन थे? भारत में पंचायती राज की अनुशंसा के लिए बनी समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा बलवंत राय मेहता। बलवंत राय मेहता की अनुशंसा के लिए बनी समिति के अध्यक्ष, ये मतलब कि पंचायती राज की अनुशंसा के लिए बनी समिति के अध्यक्ष बलवंत राय मेहता थे। इस समिति का गठन 1957 ईस्वी में किया गया था और इसकी सिफारिश के आधार पर 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज का उद्घाटन किया गया था। उस समय तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे ये पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। यह प्रश्न कई बार ऐसे भी पूछा गया है कि पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ पर लागू हुआ था? तो ये राजस्थान का एक जिला है नागौर जिला, उसी स्थान पर ये सबसे पहले लागू किया गया था 1959 में, 1959 में ये लागू किया गया था। और उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री जो थे भारत के, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। इस तरह के प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। देखिए एक बार मैं आपको एक चीज़ और भी बता दूं एक बार कि जो भी बीपीएससी का प्रीवियस ईयर का प्रश्न है, जो भी प्रश्न जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया पंचायती राज के बारे में, तो पंचायती राज के बारे में सिर्फ आपको यही प्रश्न नहीं पढ़ना है कि पंचायती राज किसकी अनुशंसा पे बनी, मतलब कि ये बना था, तो सिर्फ यही प्रश्न नहीं पढ़ना है, बल्कि इनसे रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न इर्द गिर्द बनते हैं उन सभी प्रश्नों को आप पढ़ लेते हैं तो मैं मानता हूँ कि ये आपके लिए काफ़ी अच्छा बेहतर होगा। तो यहाँ पर अगर आपके पास बीपीएससी प्रीवियस ईयर का कोई प्रश्न बैंक नहीं है तो आप इसे ले लीजिए, ये आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा। अगर आप सीरियसली आप बीपीएससी एग्ज़ाम की तैयारी में लगे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि टाइम बहुत कम बचा है, एक बार आप इसको ज़रूर परचेज कर लीजिएगा। उसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे, सरकार की पंचायती राज प्रणाली की प्रमुख विशेषता क्या है? सरकार की पंचायती राज प्रणाली की प्रमुख विशेषता क्या है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है, इनमें से तीनों जो ऑप्शन है, बल्कि यहाँ पे चौथा ऑप्शन लिखा गया है इनमें से सभी, तो यहाँ पे 3 ऑप्शन दिया गया है ऊपर में चौथा को छोड़ के, तो ये तीनों यहाँ पे सही हो जाएगा। जो पंचायती राज प्रणाली की प्रमुख विशेषता है आप उसे ध्यान से सुनिए। पहला है इसमें सरकार की 3 श्रेणियाँ होती है, और दूसरा है इसका लक्ष्य गाँव को सामाजिक एवं आर्थिक न्याय प्रदान करना है, और तीसरा है जिला परिषद में इसके सदस्य के रूप में कुछ सांसद होते हैं। तो यहाँ पर इनमें से सभी सही है, तो ध्यान रखिएगा। अब उसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन से प्रसिद्ध भारतीय गुरुदेव के नाम से जाने जाते हैं? ये प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न है, हालांकि ये इजी है। इसका राइट आंसर होगा रविंद्रनाथ टैगोर। ये प्रसिद्ध भारतीय गुरुदेव के नाम से जाने जाते हैं। देखिए कोई भी प्रश्न आसान और कठिन नहीं होता है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। आपको जो प्रश्न आता है वो आसान है, जो नहीं आता है वो कठिन है, तो इस बात को ध्यान रखिए। जो मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि अगर आप इसे जितने भी अभी तक एग्जाम हुए हैं 65वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा तक, 38वीं से लेकर 65वीं तक अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। 5 से 10% आप श्योर हो जाएंगे कि मतलब अगर आपकी तैयारी अगर अभी 75% पे है, तो अगर आप बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में जितने भी तक परीक्षाएं हुई है अगर आप उसे कवर कर लेते हैं तो आपका 75 से बढ़कर ये मैं समझता हूँ कि ये 85 तक पहुँच जाएगा आपकी तैयारी। तो आप इसे ध्यानपूर्वक सभी वीडियो को इसका देखिएगा, सुनिएगा। अब उसके बाद अगला प्रश्न जो यहाँ पर होगा, ये अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किसको मानते थे? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा गोपाल कृष्ण गोखले को महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। और उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, साइमन कमीशन पहली बार भारत कब आया था? साइमन कमीशन 1928 में पहली बार भारत आया था। नेक्स्ट प्रश्न है, कांग्रेस पार्टी ने किस वर्ष पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया था? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा 1929 में कांग्रेस पार्टी ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया था। उसके बाद अगला प्रश्न है, वर्ष 1919 भारतीय इतिहास से संबंधित है किस प्रकार? तो 1919 में आप सभी को पता है कि जालियांवाला बाग त्रासदी हुआ था, इसलिए ये 1919 को मतलब 1919 का इतिहास भारतीय इतिहास से काफ़ी संबंधित है। ये 13 अप्रैल 1919 की घटना है, आप इसे ध्यान रखिएगा। अब उसके बाद अगला प्रश्न है, वंदे मातरम गीत के रचनाकार कौन है? वंदे मातरम गीत के रचनाकार कौन है? इसका राइट आंसर जो होगा ये होगा बंकिम चंद्र चटर्जी, और ये इन्हीं के उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है वंदे मातरम। तो ये सभी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। अब उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, पाकिस्तान का अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा मोहम्मद अली जिन्ना।
इसका नेतृत्व मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा किया गया था। और पाकिस्तान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, ये भी प्रश्न पूछा गया है कई बार, तो पाकिस्तान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो किया गया था चौधरी रहमत अली के द्वारा ये पहली बार प्रयोग किया गया था। अब उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो आप सभी को पता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो हुई थी ये 1885 में एक अंग्रेज अधिकारी एवो ह्यूम के द्वारा किया गया था। और इसकी पहली जो अधिवेशन हुई थी ये मुंबई में हुई थी, जिसमें से कि 72 सहयोगियों ने भाग लिया था। ये भी आप ध्यान रखिएगा। अब उसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न है कौन से प्रसिद्ध भारतीय नेता सीमांत गांधी के रूप में जाने गए या फिर जाने जाते हैं। तो इनका नाम है खान अब्दुल गफ्फार खान। तो आप ध्यान रखिएगा, खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के भी नाम से जाना जाता था। अब उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा विंस्टन चर्चिल। विंस्टन चर्चिल द्वितीय युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था। अब उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है सीन नदी किस नगर से होकर बहती है। तो सीन नदी पेरिस से होकर बहती है। ये प्रश्न महत्वपूर्ण है, इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है गोभी मरुस्थल कहाँ है। तो गोभी मरुस्थल जो है ये चीन में है। अगला प्रश्न है स्वेज नहर किसे जोड़ती है। तो स्वेज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। ये प्रश्न अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। स्वेज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। अब उसके बाद अगला प्रश्न है बिहार राज्य अवस्थित है निम्न देशांतर के मध्य। कौन से देशांतर के मध्य, यानी किस देशांतर के मध्य बिहार राज्य अवस्थित है। तो इसका राइट आंसर होगा लगभग 84 डिग्री पूर्व से 88 डिग्री पूर्व के मध्य ये अवस्थित है, यानी कि बिहार राज्य अवस्थित है। अब उसके बाद हम बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न है भारत में बिहार की जनसंख्या है। भारत में बिहार की जनसंख्या कैसी है। तो अगर हम इसकी बात करें तो इस प्रश्न का आंसर मैं आप पे छोड़ रहा हूँ। मैंने आपको बिहार की जनगणना से संबंधित एक वीडियो आपको प्रोवाइड किया था। अगर आपने उस वीडियो को देखा होगा तो ये आपको पता होगा। तो इसका आंसर आपको कमेंट करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि भारत में बिहार की जनसंख्या कैसी है। यानी कि आपको आंसर करना है सर्वाधिक है या फिर दूसरी सबसे अधिक, तीसरी सबसे अधिक, चौथी सबसे अधिक। तो इस तरह से आपको यहाँ पे आंसर करना है कि भारत में बिहार की जनसंख्या कैसी है। तो उस बाद अगला प्रश्न है कि मुंडा जनजातियाँ अधिकांशतः कहाँ बसी है। मुंडा जनजातियाँ अधिकांशतः कहाँ बसी है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा उस समय जब 1991 में ये प्रश्न पूछा गया था, तो उस समय के हिसाब से अगर मैं बताऊं तो इसका राइट आंसर होता बिहार होता इसका आंसर। क्योंकि बिहार में अधिकतर मतलब कि मुंडा जनजाति निवास करते थे। लेकिन 15 नवंबर 2000 ईस्वी को जब बिहार और झारखंड का बंटवारा हुआ तो उसके बाद मुंडा जनजातियों के जो अधिकांश क्षेत्र थे वो झारखंड के हिस्से में गया। तो इसका जो राइट आंसर होगा कि मुंडा जनजातियाँ अधिकांशतः कहाँ बसी है, तो ये झारखंड में बसी है। और मैंने आपको एक प्रश्न कई बार बताया है कि जब बंटवारा हुआ था बिहार और झारखंड का 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, तो संपूर्ण भूमि का कितनी प्रतिशत भूभाग को लेकर झारखंड राज्य का निर्माण हुआ था। तो ये ध्यान रखिएगा 46% भूभाग के साथ झारखंड राज्य का निर्माण हुआ था। और झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री की अगर हम बात करें तो झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री थे बाबूलाल मरांडी। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, बाबूलाल मरांडी इसके प्रथम मुख्यमंत्री थे। अब उसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। तो नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित भारतीय राज्यों में लौह अयस्क उपलब्ध नहीं है। ऑप्शन है बिहार में, मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में और फिर पंजाब में। तो उस समय के अनुसार इसका जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पंजाब में। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट स्थान कौन है। समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र से सबसे निकट स्थान कौन है। तो इसका राइट आंसर होगा उत्तरी ध्रुव। अब इस वक्त नेक्स्ट प्रश्न है बड़ी लाइन की दो पटरियों के बीच की दूरी होती है, कितनी दूरी होती है। बड़ी लाइन की दो पटरियों के बीच की दूरी कितनी होती है। तो ये दूरी जो होती है ये 5.5 फीट होती है, ये ध्यान रखिएगा। अब उसके बाद अगला प्रश्न है टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ बनवाई थी। तो टीपू सुल्तान की जो राजधानी थी ये श्रीरंगपट्टनम में इन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी। और टीपू सुल्तान हैदर अली के पुत्र थे, ये भी आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कला की गांधार शैली निम्न समय में फली फूली थी। किसके समय में ये फली फूली थी। तो कला की जो गांधार शैली थी ये कुषाणों के समय में फली फूली थी। इसका राइट आंसर होगा कुषाणों के समय में। उसके बाद अगला प्रश्न है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड सरकारी योजना है। तो उस समय ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो चलाया गया था, जब ये 1992 में ये प्रश्न पूछा गया था, तो वयस्कों को साक्षर बनाने हेतु प्रोत्साहन के लिए ये ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड सरकारी योजना शुरू किया गया था। उसके बाद हम बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे चिपको आंदोलन है।
इस प्रश्न का राइट आंसर होगा वृक्षों को बचाने के लिए ये आंदोलन है चिपको आंदोलन। तो चिपको आंदोलन जो है ये सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा चलाया गया था, वृक्षों की रक्षा से संबंधित है। इसका राइट आंसर होगा वृक्षों को बचाने के लिए यह आंदोलन था चिपको आंदोलन। आप इसका नाम याद रखिएगा, सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा ये चलाया गया था। अगला प्रश्न है एस्पेरेंटो क्या है। ये प्रश्न महत्वपूर्ण है, एस्पेरेंटो क्या है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ये स्पेन का एक बंदरगाह नगर है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर दिया गया है, स्पेन का एक बंदरगाह नगर है। उसके बाद अगला प्रश्न है ऑटोबायोग्राफी ऑफ अननोन इंडियन के लेखक कौन है। ये लिखा गया है किसके द्वारा। तो ऑटोबायोग्राफी ऑफ अननोन इंडियन जो लिखा गया है ये नीरद सी चौधरी के द्वारा लिखा गया है। आप ध्यान रखिएगा, नीरद सी चौधरी इसका राइट आंसर होगा। इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है, आप सभी को पता होगा, ये काफ़ी चर्चित है और इसका जो लेखक है, इसके लेखक जो है ये है अबुल कलाम आज़ाद। तो अबुल कलाम आज़ाद इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। अगला प्रश्न है वह भाषा जो भारत में हिंदी के बाद वक्ताओं के द्वारा दूसरी सबसे अधिक संख्या द्वारा बोली जाती है, वह भाषा कौन सी है। तो भारत की अगर मैं बात करूं तो हिंदी के बाद दूसरी जो भाषा है वो है तेलुगु, जो सर्वाधिक संख्या में लोगों के द्वारा बोली जाती है। इसका राइट आंसर होगा तेलुगु। अगला प्रश्न है स्विट्जरलैंड में बोली जाने वाली प्रधान भाषाएं क्या है। तो स्विट्जरलैंड में बोली जाने वाली प्रधान भाषाएं जो है ये है जर्मन, फ्रेंच और इटालियन। ये प्रश्न भी पूछा गया है इसमें। इस ऑडियो में जितने भी प्रश्न है ये सभी 38वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में पूछे हुए प्रश्न है। अगला प्रश्न है यूनेस्को की कार्य भाषाएं क्या है। यूनेस्को में जो कार्य होते हैं उनमें किन किन भाषाओं का इस्तेमाल किया जाता है। इसका राइट आंसर होगा अंग्रेजी और फ्रेंच। नेक्स्ट प्रश्न है लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक के लेखक कौन है। लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक के लेखक कौन है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक के लेखक जो है ये है अरविंद घोष। तो अरविंद घोष इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब उसके बाद हम बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। यहाँ पे देखिए मिलान करने वाला एक प्रश्न दिया गया था कि विभिन्न राज्य और उनके लोकप्रिय नृत्य इस प्रकार है, मिलान करें। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको आंसर के साथ बताऊँगा। तो आंध्र प्रदेश का जो लोकप्रिय नृत्य है यह है बुर्रा, और उसके बाद असम का हो जाएगा बिहू, और हिमाचल प्रदेश का हो जाएगा नटी, और राजस्थान का हो जाएगा घूमर। तो ये सभी था। एक बार मैं फिर से रिपीट कर दूं कि आंध्र प्रदेश का बुर्रा, असम का बिहू, हिमाचल प्रदेश नटी और राजस्थान का घूमर। तो ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है लक्षद्वीप टापू भारत के किस भाग में स्थित है। लक्षद्वीप टापू अवस्थित है दक्षिण पश्चिम भारत में। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा लक्षद्वीप टापू दक्षिण पश्चिम भारत में स्थित है। अब उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी कब नियुक्त किया गया था। तो ये 1877 में महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी नियुक्त किया गया था। अब उसके बाद अगला प्रश्न है भारत में जन्मे 2 अमेरिकी नागरिक जिन्हें विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था, ये थे, इनका नाम क्या था। ये दोनों भारत में जन्मे, अभी हालांकि ये अमेरिकी नागरिक हैं। तो भारत में जन्मे 2 अमेरिकी नागरिक जिन्हें विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला, ये कौन थे। तो ये हरगोविंद खुराना और एस चंद्रशेखर, ये दोनों नाम याद रखिएगा। अगला प्रश्न है परमाणु ऊर्जा में भारतीय कार्यक्रम के जनक कौन है। तो परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में भारतीय कार्यक्रम के जनक H.J. भाभा को माना जाता है। अगला प्रश्न है अंतरिक्ष विज्ञान पर अनुसंधान और विकास का श्रेय किसे दिया जाता है। अंतरिक्ष विज्ञान पर अनुसंधान और विकास का श्रेय विक्रम साराभाई को दिया जाता है। अभी चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया था, जिसमें से कि लैंडर का नाम जो रखा गया था इसी के नाम पर रखा गया था, इन्हीं के नाम पर रखा गया था, विक्रम लैंडर। तो ये भी ध्यान रखिएगा। अब उसके बाद हम बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। कलिंग पुरस्कार क्यों दिया जाता है। कलिंग पुरस्कार क्यों दिया जाता है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए कलिंग पुरस्कार दिया जाता है। उसके बाद ओजोन परत क्या बताता है, मतलब कि कितनी सतह को दर्शाता है ओजोन परत। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ओजोन परत जो है ये 15 से 20 किलोमीटर वायुमंडल के सतह को दर्शाता है। अगला प्रश्न है एक वयस्क हाथी का भार लगभग कितना होता है। तो एक वयस्क हाथी का भार होता है लगभग 1000 किलोग्राम। वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन क्यों प्रसिद्ध है। वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन क्यों प्रसिद्ध है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन प्रसिद्ध है। तो ध्यान रखिएगा ये प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए प्रसिद्ध है। और इसके बाद हम बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न है शीघ्रोताप्ती रिएक्टर है बिजली पैदा करने वाला एक नाभिकीय रिएक्टर जो बिजली उत्पन्न करता है, किसके द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर होगा इसके द्वारा इस्तेमाल की गई फिनाइल सामग्रियों को जलाने और उन्हें पुनः उत्पन्न करने के द्वारा। प्रश्न एक बार फिर से पढ़ लीजिए। शीघ्रोताप्ती रिएक्टर है बिजली पैदा करने वाला एक नाभिकीय रिएक्टर जो बिजली उत्पन्न करता है।
इसके द्वारा इस्तेमाल की गई फिनाइल सामग्रियों को जलाने और पुनः उत्पन्न करने के द्वारा इसमें बिजली उत्पन्न होता है। तो यहाँ पे से ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है पास्चुराइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है। तो ये प्रश्न भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। पास्चुराइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें से कि दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है और एक निश्चित समय में अचानक उसे ठंडा कर लिया जाता है। तो इसे ध्यान रखिएगा। पास्चुराइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें दूध को पहले गर्म किया जाता है और फिर एक निश्चित समय देखकर अचानक उसे ठंडा कर लिया जाता है। अगला प्रश्न है एम्फीबिया क्या है, एम्फीबिया क्या बताता है। तो इसका जो एम्फीबिया का जो तात्पर्य है ये है कि जल तथा स्थल दोनों ही जगह पर रह सकने वाले पशुओं को ये दर्शाता है। अगला प्रश्न है मलेरिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। मलेरिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो यहाँ पर एक एक करके सभी ऑप्शन को देखते हैं। तो पहला ऑप्शन है यह परोपजीवी कीट द्वारा पैदा की जाने वाली बीमारी है, यह मच्छरों द्वारा फैलाई जाती है, यह दलदली क्षेत्रों में अधिकतर होती है, और अगला है इसके इलाज में क्लोरोक्विन का उपयोग किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर प्रश्न था मलेरिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। ये सभी कथन यहाँ पे सत्य था ABC, बल्कि मैंने जो चौथे नंबर पर बोला था इसके इलाज में क्लोरोक्विन का उपयोग किया जाता है, बल्कि इसे क्लोरोक्विन नहीं हाइड्रोक्लोरोक्विन का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इसका इस्तेमाल में इसके इलाज में क्लोरोक्विन का उपयोग किया जाता है। ये कथन यहाँ पे असत्य हो जाएगा, यानी कि सत्य नहीं है। अगला प्रश्न है पृथ्वी तक पहुँचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश समय लेता है, कितना लेता है। तो लगभग 8 मिनट 20 सेकेंड का ये समय लेता है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है किसकी। तो स्टेनलेस स्टील जो मिश्र धातु है ये लोहे और क्रोमियम की मिश्र धातु है। उसके बाद अगला प्रश्न है भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। ये प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न है। भौतिक परिवर्तन का उदाहरण निम्न में से कौन सा है। तो एक एक करके मैं 4 ऑप्शन को पढ़ रहा हूँ। पहला ऑप्शन है हवा में चांदी के बर्तनों का काला होना, मोमबत्ती का जलना, दूध से दही का बनना, और फिर पानी में चीनी का घुलना। इन चारों ऑप्शन में से यहाँ पे चौथा ऑप्शन जो है पानी में चीनी का घुलना, ये भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो 84 का यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ये भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। उसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। हमारा नेक्स्ट प्रश्न होगा तब कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है जब भाप किसके ऊपर से गुजरेगी। तो इसका राइट आंसर होगा एल्युमिनियम। जब एल्युमिनियम के ऊपर से भाप गुजरती है तो कोई भी प्रतिक्रिया नहीं होती है। अब उसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। निकोलस कोपरनिकस क्यों प्रसिद्ध है। निकोलस कोपरनिकस क्यों प्रसिद्ध है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा यह बताने के लिए कि ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ना कि पृथ्वी के। निकोलस कोपरनिकस यह बताने के लिए प्रसिद्ध है कि ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ना कि पृथ्वी के। अगला प्रश्न है जंतर मंतर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था। तो जंतर मंतर का जो निर्माण किया गया था ये किया गया था महाराजा जय सिंह के द्वारा, और जंतर मंतर दिल्ली में है। अगला प्रश्न है सबसे अधिक तेल निर्यातक देश कौन है। तो सबसे अधिक तेल निर्यातक देश है सऊदी अरब। उसके बाद एक प्रश्न था रेलवे से संबंधित, तो इसे मैं प्रश्न को छांट रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर रेलवे से संबंधित एक प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूँ। रेल बजट को आम बजट यानी कि रेल बजट और आम बजट को कब अलग किया गया था। ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में। तो रेल बजट और आम बजट को अलग किया गया था 1924-25 में, इसको ध्यान रखिएगा। अब उसके बाद अगला प्रश्न है भारत सरकार के राजस्व का प्रधान स्रोत क्या है। तो भारत सरकार के राजस्व का प्रधान स्रोत की अगर मैं बात करूँ तो ये है अप्रत्यक्ष कर। अब उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है किस खेल के लिए थॉमस कप पुरस्कार दिया जाता है। किस खेल के लिए थॉमस कप पुरस्कार दिया जाता है। इसका राइट आंसर होगा बैडमिंटन के लिए थॉमस कप पुरस्कार दिया जाता है। अगला प्रश्न है प्रथम एशियाई खेल कहाँ हुए थे। तो प्रथम एशियाई खेल जो हुआ था ये नई दिल्ली में हुआ था, ये भी आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर संसार का सबसे बड़ा स्टेडियम कहाँ स्थित है। ये प्रश्न उस समय पूछा गया था 1992 में। तो इसका जो राइट आंसर होगा इस प्रश्न के अनुसार यहाँ पे ऑप्शन है ब्राज़ील, चेकोस्लोवाकिया, जर्मनी या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इस प्रश्न के आधार पर, इस ऑप्शन के आधार पर इसका राइट आंसर होगा चेकोस्लोवाकिया में संसार का सबसे बड़ा स्टेडियम अवस्थित है। अगला प्रश्न है प्रकाश पादुकोण किस क्षेत्र से संबंधित थे या फिर हैं, मतलब है नहीं बल्कि थे। प्रकाश पादुकोण किस क्षेत्र से संबंधित थे, ये बैडमिंटन से संबंधित थे। अगला प्रश्न है डुरंड कप किस खेल से संबंधित है। तो ये फुटबॉल से संबंधित है डुरंड कप। उसके बाद एक और प्रश्न है वैज्ञानिक इवान पावलोव किस क्षेत्र में अपने कार्यों के लिए जाने जाते हैं। तो वैज्ञानिक इवान पावलोव ये प्रायोगिक मनोविज्ञान में अपने कार्यों के लिए जाने जाते हैं। तो इसे ध्यान रखिएगा, इसका राइट जो आंसर होगा ये होगा प्रायोगिक मनोविज्ञान में अपने कार्यों के लिए जाने जाते हैं।
तो यहाँ पर एक प्रश्न और आया था कि प्रथम एशियाई खेल कहाँ हुआ था। तो प्रथम एशियाई खेल जो हुआ था ये नई दिल्ली में हुआ था। जो प्रथम एशियाई खेल हुए थे ये नई दिल्ली में खेला गया था। इसमें भारत सहित 11 देशों ने भाग लिया था, ये भी बात आप ध्यान रखिएगा। और इसमें भारत ने 17 स्वर्ण सहित 55 पदक जीतकर दूसरा स्थान प्राप्त किया था, जबकि इस एशियाई खेल में, प्रथम एशियाई खेल में प्रथम स्थान पर जापान थे। जापान ने इसे प्रथम स्थान को प्राप्त किया था। तो इस तरह से 38वीं बीपीएससी परीक्षा जो कि 1992 में आयोजित की गई थी, बिहार संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 1992। तो यहाँ पर 100 प्रश्नों में से मैंने करंट अफेयर्स को छांटते हुए जितने भी प्रश्न बने उसको मैंने यहाँ पे ऑडियो फॉर्मेट में आपके सामने प्रेजेंट किया। तो दोस्तों अगर आपको इस ऑडियो से अगर ज़रा भी हेल्प मिली हो तो आप इसको लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और एक बार मैं आपको बता दूं कि आप सभी ऑडियो को डाउनलोड करके रखिएगा। यहाँ पे प्लेलिस्ट में आप एक प्लेलिस्ट बना लीजिएगा खुद का और वहाँ पे सभी को डाउनलोड करके रखिएगा। जब भी आप एग्ज़ाम के लिए जब तैयारी कर रहे होंगे, जब आपको खाली समय मिलेगा तो आप इसे आप कान में हेडफोन लगा के आप इसे आराम से सुन सकते हैं। ये मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो इस सीरीज स्टार्ट किया गया है, आई होप कि आप लोगों को ये पसंद आएगा। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट ऑडियो के साथ। तब तक के लिए आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि अगर आपको इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो मैं जल्द से जल्द इसे लाने का प्रयास करूँगा। तो चलिए, धन्यवाद।